इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री 130 बिलियन डॉलर की है। एक बार फिर से सुनना, 130 बिलियन डॉलर। और शॉकिंग बात यह है कि एक एवरेज इंडियन फैमिली अपनी बेटी की शादी में उतना पैसा खर्च करती है जितना वो उसकी पूरी 18 साल की एजुकेशन में खर्च नहीं करती। एक शादी, 3 दिन का धूम धड़ाका और 20 साल की सेविंग खत्म। और सेविंग्स कम पड़ जाए तो लोन भी लिया जाता है और कई बार तो सोने के जेवर भी गिरवी रखे जाते हैं पैसा उधार लेने के लिए। और जब वो शादी खत्म होती है तो बचती है सिर्फ एक चीज, वो है कर्ज। आज मैं वो कहने वाला हूँ तो ज्यादातर लोग डिस्कस करना भी नहीं चाहते हैं। ये शादी के अगेंस्ट वीडियो नहीं है, ये उस सिस्टम के अगेंस्ट है जिसने प्यार और परंपरा के नाम पर एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है और उस इंडस्ट्री का काम है आपको कर्ज में डालना। ये वीडियो किसके लिए है? उन पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स एक हफ्ते में खत्म कर दी। उस भाई के लिए भी है जो अभी बहन की शादी के लिए लोन ले रहा है और जबकि उसकी खुद की सैलरी 30,000 रुपए है। उस कपल के लिए भी है जो शादी के बाद पहले ही साल में ईएमआई के स्ट्रेस में है, जिन्होंने शायद अपना हनीमून भी स्किप किया पैसों की तंगी के कारण। और उस 25 साल के लड़के और लड़की के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि शादी प्यार का सेलिब्रेशन है। देखिए, इंडिया में शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये एक फाइनेंशियल इवेंट है जिसमें ये डिसाइड होता है कि कितना गोल्ड दिया जाएगा, कितना कैश ट्रांसफर होगा, कितने मेहमान बुलाए जाएंगे और कितने दिन का फंक्शन रखा जाएगा। मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि शादी करनी चाहिए या नहीं, मैं ये बताऊंगा कि ये पूरा सिस्टम किस चीज पर चल रहा है और ये भी बताऊंगा कि आखिर में इस सिस्टम को बदला कैसे जाए। देखिए, सरल भाषा में बताऊं तो ये सिस्टम बेसिकली समाज के डर और लोग क्या कहेंगे, इन 2 चीजों पे चल रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो चीज है जो इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को चलाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये परंपरा एक ट्रैप है और कैसे ये ट्रैप बनाया गया और कैसे ये आज भी हर घर में चल रहा है और इससे कैसे बाहर निकला जाए। चलिए समझते हैं ये सिस्टम बना कैसे। बहुत पुराने टाइम में डाउरी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, मतलब स्त्री धन। स्त्री धन का मतलब था एक गिफ्ट जो लड़की के पेरेंट्स उसे देते थे अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, कह सकते हो, या एज ए खुद की प्रॉपर्टी के रूप में, जिसपे लड़की की पूरी ओनरशिप होती थी। ये एक प्रोटेक्शन था, एक सेफ्टी नेट। लेकिन टाइम के साथ ये कॉन्सेप्ट बदल गया। स्त्री धन से ये बन गया डाउरी और डाउरी से ये बन गया एक एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन से ये बन गया एक ड्यूटी। 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया। दहेज लेना और दहेज देना दोनों इलीगल कर दिया गया, लेकिन कागज पर। लेकिन रियलिटी में आज 2026 में भी दहेज सिस्टम उतना ही जिंदा है जितना 1960 में था, सिर्फ नाम बदल गया है और अब इसे गिफ्ट कहा जाता है, फैमिली की तरफ से तोहफा कहा जाता है। एक रिसर्च कहती है कि इंडिया की 93% शादियों में किसी ना किसी रूप में दहेज इन्वॉल्व होता है। 93%। ये एक लॉ है लेकिन सिर्फ कागज पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी, जैसे जैसे मिडिल क्लास के पास पैसा बढ़ा, शादियां और भी ज्यादा लेविश होती गई, क्योंकि अब पैसा आ चुका था दिखावा करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक नया कंपटीशन। मोहल्ले की एक शादी में अगर 500 मेंबर आए हैं तो अगली शादी में 700 बुलाने पड़ेंगे। अगर एक फैमिली ने डेस्टिनेशन वेडिंग की है तो दूसरी फैमिली भी करेगी। अगर भाभी को 50 तोला सोना मिला है तो बहन को भी उतना तो देना ही पड़ेगा। ये सब एक रेस बन चुकी है और इस रेस में कोई ये नहीं पूछता कि हम ये सच में अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये सवाल भी लग्जरी बन गया है, क्योंकि समाज क्या कहेगा ये सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब बात करते हैं नंबर्स की। जेफरीज एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट निकाली और रिजल्ट क्या निकला? इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री 130 बिलियन डॉलर की है। अमेरिका के वेडिंग मार्केट से लगभग 2 गुना बड़ा है और ये सिर्फ साइज नहीं है, ये प्रायोरिटी है। जेफरीज की वही रिपोर्ट कहती है कि एक एवरेज इंडियन फैमिली अपनी बेटी की एक शादी पर उतना पैसा खर्च करती है जितना वो उसकी पूरी 18 साल की एजुकेशन में नहीं खर्च करती। एक बार इसको थोड़ा फील करना। एजुकेशन जो एक बच्चे का फ्यूचर बनाती है, उसके लिए पैसे कम है, लेकिन 3 दिन की शादी के लिए पैसे डबल है उनके पास। यही नहीं, बल्कि एक बच्चे के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास, लेकिन उसकी 3 दिन की शादी के लिए डबल पैसा है। और नहीं भी है तो लोन ले लेंगे, लेकिन बच्चे का फ्यूचर सेट करने के लिए कोई पैसा नहीं है। 2024 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज इंडियन वेडिंग का खर्चा 28.5 लाख तक पहुंच गया है। ये 2022 से 36% ज्यादा है। सिर्फ 2 साल में इतनी ग्रोथ, और ये सिर्फ
सिर्फ एवरेज है, कई फैमिली इससे भी ज्यादा खर्च करती है और ये सिर्फ रिकॉर्डेड डेटा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे तो नंबर और भी ज्यादा बड़े हैं। एक और डेटा बताता हूँ जो आपको हिला देगा। एवरेज इंडियन फैमिली अपनी वेल्थ का 20% एक सिंगल शादी पर खर्च करती है। वेल्थ का 20% जो उन्होंने शायद 15-20 साल में बचाया था वो 3 दिन में खत्म हो जाता है। और जिन फैमिलीज के पास इतना पैसा नहीं होता वो लोन ले लेते। CNN की एक रिपोर्ट जो इसी साल आई है उसमें बताया गया कि कैसे एक इंडियन फैमिली अपनी बेटी की शादी के लिए मनी लेंडर से लोन लेती है, वो भी बहुत ही हेवी इंटरेस्ट रेट्स पर। ये लोन्स कभी कभी पूरे जिंदगी भर का कर्ज बन जाते हैं। एक और डेटा बताता हूँ और ये सुनकर तो आपको शॉक लग जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है कि हर साल 6000 से भी ज्यादा दहेज रिलेटेड डेथ्स रिपोर्ट होती है इंडिया में। 6000 से ज्यादा। ये सिर्फ वो केसेस है जो रिपोर्ट होते हैं। एक्टिविस्ट कहते हैं कि एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज्यादा है। अब ये बात सिर्फ पैसों तक नहीं रही है, क्योंकि ये अब कई जिंदगियों की बात बन चुकी है। और एक और चीज जो बहुत कम लोगों को पता है कि इलीगल होने के बावजूद भी इंडिया में आज भी 27% लड़कियों की 18 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है। और कई केसेस में वजह होती है वेडिंग लोन्स को मैनेज करना। और राजस्थान में तो ये बहुत ही कॉमन है। अगर 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी है जो 18+ है और दूसरी बेटी अगर वो 10 साल की भी है या 5 साल की भी है, दोनों की साथ में कर दी जाएगी शादी, ताकि खर्चा एक का ही लगे। एक और छोटा सा सिस्टम बताता हूँ मैं आपको, जो आज भी राजस्थान के कई गाँवों में चल रहा है। अगर किसी बुजुर्ग की घर में डेथ हो जाए तो उसके जाने के पीछे मृत्यु भोज रखा जाता है। ये भी इलीगल है लेकिन लोग रखते हैं। फिर अब अगर उनके घर में कोई बच्चा कुंवारा है, डजंट मैटर उसकी एज 18 साल है भी या नहीं है, या सिर्फ 5 साल ही है, या सिर्फ 2 महीने का है, लड़का हो या लड़की 2 महीने का, मैंने ये भी किसे देख रखे है कि इन सब एज के हर बंदों की भी शादी मैंने देख रखी है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज उनकी शादी करा दी जाती है रातों रात कोई लड़का देखकर, ताकि एक ही खाने में शादी हो जाए। क्योंकि मेहमान तो सेम ही आने, जो मृत्यु भोज में आएंगे, जो शादी में आएंगे, तो बस एक ही खाने का खर्चा लगेगा और शादी भी हो जाएगी और मृत्यु भोज भी हो जाएगा। ये करने के कारण गरीबी भी है और शादी में बड़ा खर्चा लगता है, तो थोड़ा खर्चा मैनेज करना भी एक कारण है। पेरेंट्स शादियों के कर्ज को भी प्लान करते हैं लड़कियों की एज के आसपास, ताकि बड़े बच्चे की शादी पहले हो जाए, छोटे की बाद में, ताकि लोन एक साथ ना लेना पड़े। ये एक पूरी जनरेशन की फैमिलीज की फाइनेंशियल प्लानिंग है शादी के लिए, प्यार के लिए नहीं, कर्ज से बचने के लिए। लेकिन असली नुकसान तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं आपको। देखिए, पैसे और लोन का तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन उसका क्या जो साइकोलॉजी में बदलाव आया है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जो इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इसका मतलब है हम अपनी खुशी, अपनी सक्सेस, अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों से कंपेयर करके डिसाइड करते हैं। जब एक फैमिली अपनी बेटी की शादी में 500 मेहमान बुलाती है तो दूसरी फैमिली को भी यही लगता है कि उन्हें भी उतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो समाज में इज्जत कम हो जाएगी। और ये कंपैरिजन कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बड़ा फंक्शन करेगा और जब तक आप उस कंपैरिजन में फंसे रहोगे आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसके साथ एक और चीज जुड़ी है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं लॉस एवर्जन। मतलब हम लॉस से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली कितना भी नुकसानदायक हो। पेरेंट्स सोचते हैं अगर हमने अच्छी शादी नहीं की तो हमारी बेटी की ससुराल में इज्जत नहीं होगी, अगर हमने दहेज नहीं दिया तो हमारी बेटी को हो सकता है ताने सुनने को पड़े। ये डर इतना पावरफुल होता है कि लोग अपनी सारी सेविंग्स और अपना घर तक दाव पर लगा देते हैं। ये डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि डर से आता है। और फिर आता है सबसे दर्दनाक पार्ट, जब एक कपल शादी के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है तो उनके खुद के रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है। रिसर्च बताती है फाइनेंशियल स्ट्रेस इंडिया में डाइवोर्स और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण। जिस शादी को हम प्यार का सेलिब्रेशन कहते हैं, वही शादी अपनी शुरुआती फेज में ही कपल को इतना फाइनेंशियली तोड़ देती है कि उनका पहला साल प्यार में नहीं बल्कि EMI में गुजरता है। और सबसे दर्दनाक सच, इन सब पे कभी सवाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये परंपरा है और परंपरा को सवाल करना डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है। तो लोग चुप रहते, लोन लेते, दिखावा करते, अंदर ही अंदर टूटते हैं और जनरेशन से जनरेशन ये पास होता रहता है। एक और एंगल है जो इस पूरी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। ये पूरी $130 बिलियन की इंडस्ट्री 87% अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, कोई प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक एवरेज कपल अपनी शादी के लिए 14 अलग अलग वेंडर्स हायर करता है। केटरर्स हो गए, डेकोरेटर्स हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, ज्वेलर्स, वेन्यू ओनर्स। ये एक पूरी पॉपअप इंडस्ट्री है जो हर शादी के साथ बनती है और 3 दिन में खत्म हो जाती है। और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? आपकी जेब से।
आपके पेरेंट्स की सेविंग से, आपके फ्यूचर के लोन से। ज्वेलर्स को पता है कि इंडिया का 50 से 55% एनुअल गोल्ड की डिमांड सिर्फ वेडिंग से आती है। होटल वालों को भी पता है कि वेडिंग सीजन में उनकी ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंच जाती है। ये सब आपकी मजबूरी से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप समाज के डर से और परंपरा के नाम पर ना नहीं कहीं। और यही वजह है कि ये इंडस्ट्री हर साल बढ़ती रहती है, वो भी 14% से ज्यादा की ग्रोथ रेट से, क्योंकि इंडस्ट्री को अच्छे से पता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग दे देंगे बिना एक बार भी सवाल पूछे। एक सवाल पूछता हूँ, प्यार को प्रूव करने के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है क्या? क्या एक शादी की वैल्यू उसके मेहमानों की गिनती से डिसाइड होती है क्या? हम ये कहते हैं कि शादी दो लोगों का, दो परिवारों का मिलन है, लेकिन असल में हम एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं जहाँ शादी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन गई है जिसका नाम परंपरा रखा गया। हम अपनी बेटी की खुशी अपनी समाज में इज्जत खरीद रहे हैं, और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करें कि ट्रेडिशन के नाम पर हम अपने ही परिवार को कर्ज में धकेल रहे हैं, तब तक ये साइकिल कभी नहीं रुकेगी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यही चलता रहेगा। लोन लो, दिखावा करो, कर्ज चुकाओ, फिर अगली शादी के लिए बचाओ, और इस पूरे साइकिल में प्यार कहीं पीछे ही रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे बदला कैसे जाए। देखिए, बेसिक फाउंडेशन तो मैंने आपको बता ही दी है जो इसे बदलने के लिए चाहिए, लेकिन एक चीज जो मैं और ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि आप शादी में कम से कम लोगों को बुलाइए। जनरली आज 800 से 1000 लोग बहुत कॉमन है शादी में आना। आप उसको 300 तक लेके आइए, जो आपकी जरूरत वाले है या जो आपके बहुत क्लोज है, जिनको आप बहुत मानते हो, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिलीज में हो गए, आपके कजन्स हो गए, आपके जो भी आपके नोन में है, आप उनको ही बुलाइए सिर्फ। इससे क्या होगा, आपका खर्चा कम होगा और धीरे धीरे लोग इसको अडेप्ट करेंगे। देखिए, एकदम से बदलाव नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा। अब इसमें भी बदलाव जो लाएगा उसे गालियां पड़ेगी। एक जनरेशन को तो गालियां सुननी ही पड़ेगी, खासकर उन लोगों से सुननी पड़ेगी जो इस परंपरा को बदलना नहीं चाहते। लेकिन धीरे धीरे सब लोग समझेंगे और इस परंपरा में भी बदलाव आएगा। गांधी जी की एक फेमस लाइन है, उसे मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन, एंड व्हेन यू विन पीपल फॉलो यू। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि परंपरा गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक परंपरा लोगों को कर्ज में डालती है, जब वो फैमिलीज को अपनी सारी सेविंग्स खत्म करने पर मजबूर करती है, जब वो एक 18 साल की लड़की की शादी उसकी एज से नहीं बल्कि लोन साइकिल से डिसाइड होती है, तो उसे ट्रेडिशन नहीं कहते, उसे एक ट्रैप कहते। और जब तक हम इस ट्रैप को ट्रैप नहीं मानेंगे, हम इसे परंपरा कहते रहेंगे, और हर साल लाखों फैमिलीज इसी साइकिल में फंसती रहेगी। सोचिएगा इस पे। मिलते हैं अगली वीडियो में।